Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th Business Study chapter number 5 Organizing. So basically आज की इस क्लास के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग. सो आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि क्या होती है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का मीन क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग का मीन क्या है, इनके बेनिफिट्स, इनकी लिमिटेशन, सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं. देन हम कोशिश करेंगे कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकें. तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक्स को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इन सभी टॉपिक्स को. तो देखिए हम बात कर रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग. तो बेसिकली ये दो भागों में बट जाता है. पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो देखिए फॉर्मल लेटर हम लिखते थे, इनफॉर्मल लेटर हम लिखते थे. उससे आप इसको याद रखो कि फॉर्मल लेटर फॉर्मल लोगों के लिए, इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लोगों के लिए, दोस्त, रिश्तेदार और सभी लोगों के लिए जो कि हमारे करीबी हैं. और फॉर्मल यानी किसी अथॉरिटी को देना है, आपको किसी प्रिंसिपल को देना है, किसी ऑफिसर को देना है. तो उस तरीके से हम लेटर डिजाइन करते थे. तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि फॉर्मल मैनेजमेंट या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी वर्कर्स के रिलेशन, सभी वर्कर्स का वर्क और सभी चीजें जो डिसाइड करती है वो मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड करता है. यानी कि वो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है. तो इसकी डेफिनेशन ऐसे यही क्रिएट होती है कि इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर व्हिच इज डिसाइडेड या फिर डिजाइन व्हिच इज डिसाइडेड या डिजाइन बाय द मैनेजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा उसको डिजाइन किया जाता है हर एक स्ट्रक्चर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर टास्क के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डर आया है कि हमें इतने सेल्स का आउटपुट देना है या फिर हमें इतनी प्रोडक्शन करनी ही करनी है. तो इस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए हम अपने वर्कर्स के बीच में किस तरीके से अपने काम को डिवाइड करेंगे, किस तरीके से डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, हमारे बीच में रिलेशन क्या रहने वाला है, यानी रिपोर्टिंग रिलेशन क्या रहने वाला है, साथ साथ सभी चीजों को हम डिफाइन करते हुए चले जाएंगे. तो ये होता है हमारा क्या, फॉर्मल मैनेजमेंट. तो अगर आप खुद देखिए कि यहां से हम समझ गए कि हाँ सर ने बताया भाई फॉर्मल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन हो चीजें. तो इसका मतलब क्या है, हम पहले से सभी का रिश्ता बता रहे हैं, हम सभी का वर्क बता रहे हैं, हम सभी चीजों को तैयार कर रहे हैं पहले से, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है जब सभी का काम पहले से ही डिसाइडेड है, सभी का रिलेशन पहले से डिसाइडेड है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी. तो यही सभी इसके क्या बन जाते हैं, मेन फीचर्स बन जाते हैं. तो आपको बता देना है कि इट हैज डिफाइंड इंटर रिलेटेडनेस, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड. यानी कि अपने काम को एक आसान तरीके से, किस तरीके से यूनिक वे में इफिशियंसी के साथ इफेक्टिवली हम फिनिश कर सकते हैं. और इट इज इम्पर्सनल, यानी कि यहां पे पर्सनल फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है. ऐसा नहीं है कि आप दो दोस्तों ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी तो आपकी दोस्ती निभाने के लिए आपको एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जॉब दी जाएगी. ऐसा नहीं है. आप जिस काम के लिए एबल हो आपको उसी डिपार्टमेंट के थ्रू स्पेसिफाइड किया जाएगा. तो यहां पे पर्सनल फीलिंग को इग्नोर कर दिया जाता है पूरी तरीके से. तो इट इज इम्पर्सनल, इट इज मोर स्टेबल. तो जनरली अगर आप देखो तो मैं अब ये जान चुका हूं कि आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जान गए. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इट रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच स्ट्रक्चर आर डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. इसका मेन फीचर्स क्या हो सकते हैं, सर ने बताया था. इट इज इंटर रिलेटेडनेस, इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज डिवीजन ऑफ वर्क, इट इज मोर स्टेबल, इट इज इम्पर्सनल, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड. तो यहां से हमारे सारे फीचर्स बन गए. अब यहां पे बात कर लीजिए थोड़ी सी एडवांटेजेस की. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 टीचर्स काम कर रहे हैं. तो मैंने उन सभी टीचर्स की ड्यूटी असाइन कर रखी पहले से कि आप 10th को पढ़ाएंगे, आप 11th को पढ़ाएंगे एंड आप 12th को पढ़ाएंगे. तो जब मैंने सभी चीजों का काम, सभी टीचर्स का काम पहले ही डिसाइड कर रखा है तो मेरे लिए इजी होगा ना काउंट करने में कि भाई इस टीचर के पास कितने बच्चे हैं, इस टीचर के पास कितने बच्चे हैं, या फिर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं. तो यहां से अकाउंटेबिलिटी का काम काफी बढ़िया होता है. अब सपोज कीजिए कि मैंने, जो मेरे पास 10 टीचर हैं, मैंने उनको कह दिया कि आपसे जो क्लास पढ़ाई जाए वो पढ़ाओ. वही टीचर उस दिन 10th क्लास को ही पढ़ा रहा है, वही टीचर 11th को भी पढ़ा रहा है, और जो 10th एंड 11th को पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे. तो इस तरीके से हम यहां समझ सकते हैं इसकी एडवांटेज तो पहले यही निकली कि इट इज अकाउंटेबिलिटी. ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि हमने पहले से सभी का काम बता दिया, बीच में तो कुछ चीज होगी ही नहीं. ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है. जब मैं पहले से सबका काम बता चुका हूं तो वो दोबारा काम करने की नौबत नहीं आएगी. यानी ऐसा हो सकता है ना कि हमें पता ही नहीं यार वो काम हुआ ही नहीं हुआ, हमने भी कर दिया, तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है, वेस्टफुल एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं, तो यहां से वो भी नहीं होगी. तो ये हमें 2-4 एडवांटेज तो देखने को मिल गई. अब बुक
अंदर क्या बता रखा है वो समझ लेते हैं। तो देखिए पहली तो यही है कि इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, हम पहले से अकाउंट कर सकते हैं। देन नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड इज पॉसिबल, यानी कि हमने सभी चीजों को पहले से डिजाइन किया है, ओवरऑल हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है। तो इस केस के अंदर हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो यहां पर पॉसिबल है क्योंकि यहां पे मैनेजमेंट के द्वारा चीजों को डिजाइन किया जा रहा है। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इजी टू गेट गोल्स, यानी कि इजी टू गेट गोल्स का मतलब यही है कि बेसिकली जो भी काम हमें करना है, जो भी पर्टिकुलर टास्क हमें पूरा करना है, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर हम पहले से ही डिजाइन कर चुके हैं, तो बीच में हमें बहुत कम ही दिक्कत देखने वाली है। तो ठीक है, तो यहां से हमें गोल अचीव करने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं और हमारी इफिशिएंसी यहां से भी इंक्रीज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसमें कर रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहा है। तो यही आपके कुछ बन जाती हैं एडवांटेजेस। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सभी को। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, नो ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टफुल एक्टिविटी या फिर वर्क, एंड देन इट इज पॉसिबल टू यूनिटी ऑफ कमांड या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हम कह सकते हैं। इजी टू गेट गोल्स एंड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारी कुछ एडवांटेजेस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो कि हर एक चीज की कुछ एडवांटेजेस होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। अब आपने पता चल गया आपको कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट तैयार करे, यानी जो टॉप मैनेजमेंट तैयार करे, तो टॉप मैनेजमेंट सभी चीजों को रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रखेगी। तो अगर आप देखो कि हर एक चीज जब रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहती है तो वो पूरी बहुत देर में होती है, यानी कि उसमें डिले काफी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई इंफॉर्मेशन अपने आगे वाले मैनेजर को प्रोवाइड करवानी है तो वो बहुत दिनों में पहुंच पाएगी, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, स्केलर चेन का यूज किया जाएगा, तो प्रॉपर स्केलर चेन के द्वारा ही हमें अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। तो यहां पे डिले हो जाता है हमारा वर्क। और भी लिमिटेशंस आती हैं, जैसे कि डिले इन वर्क समझ गए, लैक ऑफ इनिशिएटिव या फिर अभी बोल लीजिए आप लैक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, ये समझ लीजिए। अगर बहुत से बच्चे ना बोल पाए इसको तो ये समझ लीजिए लैक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, यानी कि यहां पे हम पहले से ही डिफाइन कर रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है। यहां पे हम प्रोग्राम कोई तैयार नहीं करते कि आप अपने यूनिक आइडियाज, अपने इनोवेटिव आइडियाज या प्रोग्राम हमें बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो ऐसा कुछ यहां पे नहीं होता, तो ये हमारी लिमिटेशन है। मैकेनाइजेशन रिलेशन, यानी कि यहां पे पहले से रिलेशन हमने बता दिया, इट इज इंटर रिलेशनशिप, यानी कि पहले से रिलेशन बता दिया जा रहा है। आपको रिलेशन नहीं क्रिएट करना कि आप मेरी जगह पे काम कर दीजिए या फिर आप मेरी जगह पे काम कर दीजिए, दैट्स इट। तो यहां पे फाइनली हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर चलते हैं और समझते हैं इसको। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल तो हम पढ़ चुके, फॉर्मल का ही बिल्कुल उल्टा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी कि ये कोई मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करती, ये कोई टॉप मैनेजमेंट नहीं बनाती, ये खुद ब खुद बन जाता है और ये टोटली बेस्ड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। आप खुद देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे, जैसे वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं पहला वाला, कि हम दो दोस्त थे, हम दो दोस्त एक कंपनी के अंदर गए काम करने के लिए, बट हमारी एबिलिटी, हमारी स्किल के हिसाब से हमें स्पेसिफाइड कर दिया गया, डिपार्टमेंटल के हिसाब से बांट दिया गया। जब डिपार्टमेंट के हिसाब से बांट दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि हम लंच के अंदर भी नहीं मिल सकते, बिल्कुल लंच के अंदर सभी एक साथ मिलके लंच करेंगे, बातें करेंगे। तो बेसिकली यहां से हम सीधा साधा मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर आप देखो कि जितने भी हमारे कंपनी के अंदर वर्कर्स होते हैं उन सभी के बीच में एक रिलेशनशिप बनना, और वो रिलेशनशिप कब बनेगा, जब वो उस कंपनी में काम करने आएंगे। वो काम कब होगा, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। तो अल्टीमेटली घूम फिर कर ये टोटली बेस्ड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर ये नहीं तो फिर ये भी नहीं। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद ब खुद बन जाता है, ये किसी के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये समझ गए। ठीक है, तो देखो इसके मेन फीचर्स क्या होंगे, तो आप समझ गए कि हाँ भाई सन ने बता दिया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाए। इनफॉर्मल यानी कि जो किसी के द्वारा नहीं बनाई जाए, खुद बन जाए। जैसे हम किसी नई क्लास के अंदर एडमिशन लेते हैं तो थोड़े दिनों बाद सब हमारे दोस्त बन जाते हैं ना, क्यों बन जाते हैं, बातचीत के द्वारा, खेल कूद के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, तो ये सब चीजें। तो इसी तरीके से जब किसी कंपनी में हम काम करने जाते हैं तो ये पहले दिन, 3 दिन, हफ्ते भर तक हम अनजान होते हैं, मगर धीरे धीरे करके लोग हमें पहचानने लगते हैं, हमसे बातचीत होती है। तो ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली रिलेशनशिप या दोस्ती स्टैब्लिश करना, ये आप समझ गए। तो आप खुद देखिए कि अब यहां पे किसी काम की बात नहीं हो रही है ना, यहां पे दोस्ती की बात हो रही है। तो इसके मेन फीचर मैं खुद क्रिएट कर सकता हूं, यानी कि इट हैज नो इंटर रिलेशनशिप, यानी कि सॉरी इंटर रिलेशनशिप तो है, यानी कि इट हैज नॉट क्रिएट ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जितने हमारे फीचर्स थे किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप उसके आगे नो लगा दोगे तो इसके मेन फीचर्स ये क्रिएट हो जाते हैं। 2-4 अलग हैं, उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट फीचर ही यही है कि ये टोटली
टोटली बेस्ड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट, इट हैज नो रिटन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। वहां पे क्या था, इट हैज रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि इसके पास तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं होता, उसका उल्टा कर दिया यहाँ पे। इट हैज इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था, इट इज डेलिब्रेट क्रिएटेड वन वे कम्युनिकेशन होता था। वहां पे स्कैनर चेन के द्वारा हमारी सारी कम्युनिकेशन होती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई चैनल क्रिएट नहीं हो रहा भाई, लैंड के अंदर कोई किसी के पास भी बैठ के रोटी खा ले, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो यहां समझ गए, इट हैज इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इट हैज नो डेलिब्रेटेड क्रिएटेड, वहां पे आ गया क्रिएटेड, यहाँ पे नो क्रिएट, ठीक है। इट हैज नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या मतलब, यानी कि एक ऐसा चार्ट जो कि कंपनी एनालाइज करने के लिए बनाती है कि हमारे पास डिपार्टमेंट कितने हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन कितनी आ रही है, टोटली ओवरऑल एनालाइज के लिए बनाया जाता है। वहां पे हम चार्ट के द्वारा चलते हैं, यानी कि चार्ट के अंदर कितनी द्वारा हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है, कितने लोगों को काम पे रख रखा है, कितने लोगों की जरूरत है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो इट हैज नो फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये भी हम समझ गए। इट इज पर्सनल, वहां पे क्या था, इट इज इम्पर्सनल, दोस्ती यारी सब फीलिंग्स को इग्नोर करते थे, काम पे ध्यान दीजिए, काम को डिवाइड कर दिया, आपको डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया आपकी स्किल के मुताबिक, आपकी एबिलिटी के मुताबिक। यहां पे क्या हो रहा है, इट इज पर्सनल, यहां पे दोस्ती बन रही है हमारी, ठीक। इट इज लैक स्टेबिलिटी, वहां पे क्या हो रहा था, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, इट इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहां पे आधे से ज्यादा फीचर्स वही हैं जो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की याद करके आए हैं। तो उसी के आगे आप नो लगा दोगे तो किसके फीचर बन जाएंगे, इनफॉर्मल, यस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ एडवांटेजेस की। तो देखो वहां पे हमने देखा कि बेसिकली सारा काम जो हो रहा था वो काम पे हो रहा था। इट इज काउंटेबिलिटी, है ना, इट इज अंडर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज फॉलो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ये सब हमारी कुछ चीजें थी जो कि एडवांटेजेस बन रही थी। तो यहां पे एडवांटेज क्या हो सकती है कि बेसिकली फुलफिल सोशल नीड्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स, और भी क्या बन सकती है, और फास्टर स्पीड। भाई जाहिर सी बात है, वहां पे क्या हो रहा था, हमारी लिमिटेशन आ रही थी डिले इन वर्क, यानी कि हम फॉलो कर रहे हैं स्केलर चेन को, तो हमारी बात पहुंचते पहुंचते समय लगेगा। यहाँ पे तो सब एक साथ बैठ के एक ही जगह लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ फास्टर स्पीड होती है, हमें क्विक फीडबैक मिल जाता है, हमारी कम्युनिकेशन यहाँ बढ़िया हो जाती है। फुलफिल सोशल नीड्स, जैसे कि हर एक इंसान की नीड होती है एक दूसरे से बात करना। जब एक दूसरे से हम इंसान बात ही नहीं करेंगे तो कोई नहीं जी सकता अल्टीमेटली, आप खुद देखिए। तो फुलफिल सोशल नीड्स, हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं जो कि जरूरी है। और फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, तो अल्टीमेटली यहां से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट भी पूरे होते हैं विद यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं इसकी हम। तो लिमिटेशन इसकी यही हो सकती है कि इट क्रिएट ह्यूमरस। आप खुद सोचिए कि यदि अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं और उसको काम करते करते बेसिकली क्या चीजें हैं, हम एक जगह बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते हम खुद सोचेंगे, हम किसी ना किसी का टॉपिक ढूंढेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है, तो थर्ड पर्सन को हम ढूंढेंगे कि इसके बारे में बात करो कि ये ऐसा काम करता है, ये काम नहीं करता, या फिर इसके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चुगली टाइप की, है ना। तो अगर आप खुद देखो कि हमारी दोस्ती बन गई किसी बड़े अधिकारी से जो कंपनी में, तो हम कह के उसके काम में रुकावट डलवा सकते हैं, या फिर उसके काम के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ खराब कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इट रेजिस्ट चेंज, इट रेजिस्ट चेंज, यहाँ से बेसिकली हमारी टेक्नोलॉजी या फिर ओल्ड टेक्निक, तो यहां से कुछ ऐसी लिमिटेशन बन जाती है जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं। इट रेजिस्ट चेंज। प्रेशर्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, तो कभी कभार आप देखोगे तो चाहे स्कूल ले लीजिए, चाहे कॉलेज ले लीजिए, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, वहां पे जो दोस्ती यारी का ग्रुप होता है उसके अंदर एक बंदा जो होता है वो हेड होता है ना, वो हेड होता है, उसकी बात भी मानी जाती है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है, और यहां पे कुछ इनफॉर्मल ग्रुप्स ही क्रिएट हो जाते हैं कि अल्टीमेटली अगर किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी होगी तो वो इन्हें आगे बताएंगे, ये सॉर्ट आउट करेंगे, या किसी कर्मचारी के बीच में लड़ाई होगी तो वो ये सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स भी तैयार हो जाते हैं जिसकी कोई नीड होती नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक था। तो होपफुली आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। हमने समझ लिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, दोनों के मेन फीचर समझ लिए, एडवांटेजेस समझ ली, और साथ में हमने लिमिटेशंस भी जान ली। सो होपफुली आपने वो मेरे साथ याद भी कर ली होंगी, और जिस चीज को मैंने समझाया होगा वो लिख भी लिया होगा। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सॉरी इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अभी हम पढ़कर आए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली 4 स्ट्रक्चर है इसके, फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। बट आपको जो पढ़ने हैं वो सिर्फ 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली फंक्शनल आप समझ लीजिए, फंक्शनल यानी फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शंस के ऊपर बात हो रही है। तो यहां पे हमारी जो एंटरप्राइजेस वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, यानी जो सबसे बड़ी प्रोडक्शन या भी सबसे बड़ा काम परफॉर्म कर रही हो उसका डिवीजन, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट,
फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इस तरीके से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं अपनी होल एक्टिविटीज को। ये आपको याद रखना है, एक्टिविटीज यानी फंक्शंस को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ओवरऑल। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय इट, यानी कि मेजर एक्टिविटी जो परफॉर्म्ड हो रही है वही यहां पे डिवाइड कर दी जाती हैं। तो एक बार दोबारा पढ़िए मेरे साथ, इट रेफर टू द डिवीजन ऑफ द ऑल एंटरप्राइजेस वर्क, ऑल एंटरप्राइजेस सॉरी अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय इट। इसकी देखो एडवांटेजेस क्या होंगी, यानी कि हम पहले तय कर रहे हैं कि भाई हमारी ये एक्टिविटीज हैं, हम इनको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होने वाली है। यानी कि अब हम जब डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो वो डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाने की सोचेगा। अब जब अल्टीमेटली सभी डिपार्टमेंट यही सोचेंगे, सभी डिपार्टमेंट ग्रोथ करेंगे, तो कौन ग्रोथ करेगा? ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। तो यहां से हम एडवांटेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि बेनिफिट हमें मिलता है अपने काम का स्पेशलाइजेशन करने में, कि बेसिकली जिस काम को गड़मट हो रहा था, बहुत सब गुजड़ हो रही थी, अब वो स्पेशलाइज हो गया। यानी कि सेल डिपार्टमेंट सिर्फ सेल देखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग देखेगा, फाइनेंस सिर्फ फाइनेंस। तो इस तरीके से हमारा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। तो बेसिकली यहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड होता है। एडवांटेजेस तो हमारी यही है ना कि बेसिकली एक डिपार्टमेंट के अंदर उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, यहां से हमारी मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब इंसान कोई एक काम को बार बार करता है तो उसमें एफिशिएंसी अल्टीमेटली खुद ही आ जाती है। पहले समय में खराब होगा, दूसरी बार थोड़ा और खराब होगा, तीसरी बार वो सही होना चालू हो जाएगा। तो मैनेजरियल एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जब कोई डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटीज को देख रहा है तो अल्टीमेटली डुप्लीकेशन या फिर ओवरलैपिंग होना तो मुश्किल है ना, तो ये इसका एडवांटेज बन गया, ठीक है। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड, भाई ट्रेनिंग तो दी जाती है। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस, यानी कि हर एक फंक्शंस का एक इक्वल वेटेज होता है। और रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग का मतलब यही है कि जिस बंदे के एडमिशन हुआ है या जिस बंदे का मतलब बेसिकली ज्वाइनिंग हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसकी स्किल के मुताबिक उसी डिपार्टमेंट के अंदर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, याद है ना, तो वही सब चीजें। तो एडवांटेज यहां से बन गई हमारी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है भैया? डिसएडवांटेज है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। भाई अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बात बोली थी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोचेगा, हर एक डिपार्टमेंट अपनी सोचेगा कि मैं कैसे ग्रोथ करूं, मैं कैसे छाऊं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को भूल रहे हैं वो, क्योंकि देखिए उनका मेन गोल क्या है, उनका मेन गोल यही है कि बेसिकली अपने डिपार्टमेंट को इंक्रीज करना, ना कि ऑर्गेनाइजेशन को। अब ऑर्गेनाइजेशन खुद इनडायरेक्टली हो रही है तो वो अलग बात है, बट यहां पे क्या हो रहा है, इग्नोरेंस हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट की। डिफिकल्टी इन इंटर रिलेशन कोऑर्डिनेशन। अब देखिए सपोज कीजिए कि फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है हमारा और उस डिपार्टमेंट के अंदर कई पर्संस काम कर रहे हैं। अब जब कोई एक काम को ही कई सारे पर्संस कर रहे हो तो उसमें ये चीज बनी रहती है खासकर कि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं और ये कम काम कर रहा है, करेक्ट। तो अगर आप अपने घर के लेवल पे भी लोगे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर कोई शादी हो रही है और वही काम आपको भी दे रखा है और वही काम आपके चाचा के लड़के को भी दे रखा है, तो उसमें आप काम ज्यादा करोगे तो आपको गुस्सा आएगा ना उस पर कि यार इसमें वही काम दे रखा है, ये कर नहीं रहा। तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है कि डिफिकल्टी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। तो यहां से हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस क्रिएट होती हैं। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हमने पढ़ा है फंक्शनल्स यानी कि ओवरऑल एक्टिविटीज के बारे में जो कि डिवाइड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। सो अब हम बात करेंगे अपने डिविजनल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल मैं आपको बता देता हूं उसके बारे में कि फंक्शनल क्या है, एक्टिविटीज है। डिविजनल का मतलब यह है कि जो कंपनी मेजर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड कर रही है उसका डिवीजन करना। मेजर प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्शन हमारी हो रही है मेजर, उसका डिवीजन करना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पे मेजर प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर कंपनी किसी भी काम को कर रही है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो है उसका मेन मोटिव है कपड़े का उत्पादन करना, तो वो कपड़े के प्रोडक्ट्स तो बनाएगी। उसमें से बच्चों के, बड़ों के, बूढ़े लोगों के, तो उन सभी के क्या बनेंगे, कपड़े बनेंगे। मगर इन अदर हैंड कंपनी एक और बिजनेस परफॉर्म करती है जो कि बर्तन बनाने का है या फिर कोई एक अलग बिजनेस है, बट उसकी मेजर एक्टिविटी क्या है, उस कपड़े का उत्पादन करना। तो मेजर एक्टिविटीज को यहां डिवाइड कर देते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। यहां से भी हमारे एडवांटेजेस यही होंगी कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है ना, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करना, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इस तरीके से हमारी डिविजनल स्ट्रक्चर का भी बात सेम ही रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, इसके एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को याद कर लेना है बढ़िया तरीके से। अगर नहीं हो पाए तो आप बता दीजिएगा, मैं अपने साथ साथ याद करवा दूंगा, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के लिए इतना ही। आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली हमने अपने फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझ लिया कि आखिर किसका क्या मतलब होता है, किसके फीचर्स का ये मीन है, या फिर इसके एडवांटेज कैसे क्रिएट है, इसकी लिमिटेशंस कैसे क्रिएट है, और अल्टीमेटली हमने वो साथ मिलकर याद भी कर लिए। अगर आपने मेरे साथ याद किए हो तो आप लंबे समय तक वो याद कर पाओगे, क्योंकि हमने समझ के चीजों को याद किया है, और जब हम समझ के चीजों को याद करते हैं तो हमें लंबे
लंबे समय तक याद रहती हैं। सो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने जितनी भी चीजें कवर करी हैं आपको बस एक बार उसको रीड कर लेना है और जो हमने साथ मिलकर चीजें याद करी हैं उसको एक बार और याद कर लेना है जिससे वो पक्की हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे अपने डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और साथ ही उसी क्लास में हम ओवरऑल चैप्टर का एक बार रिवीजन करेंगे उसी क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट फिनिश होने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और होपफुली आपको ये क्लास ने काफी लाभ पहुंचाया होगा, सभी चीजें समझ में आई होंगी, आपको थोड़ी हेल्प पहुंची उस क्लास से। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स भी बता सकते हैं आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।